जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एयरक्राफ्ट स्टडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी स्पेशल क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट स्टडी। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के 20 क्वेश्चन। ये ऐसे 20 क्वेश्चन हैं जो एयरफोर्स और नेवी में अधिकतर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, लंबाई इनमें से किससे नहीं नापा जा सकता है। दोस्तों आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप आंसर सोच के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। पहला ऑप्शन है फर्मी, दूसरा ऑप्शन है डीबाई, तीसरा माइक्रोन, डी वाला प्रकाश वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है डीबाई, क्योंकि फर्मी जो लंबाई का मात्रक है, माइक्रोन भी लंबाई का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष भी लंबाई या दूरी का मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा डीबाई। चलिए अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय बल आघूर्ण की विमा है। दोस्तों चुंबकीय बल आघूर्ण का फार्मूला होता है I इंटू ए। तो I की विमा होगी I धारा, विद्युत धारा की A होती है, और A यहाँ पर क्या है, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो L स्क्वायर होगा, तो अर्थात L स्क्वायर A। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा बी वाला। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। पहला ऑप्शन है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा ऑप्शन 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरा ऑप्शन 26 किलोमीटर प्रति घंटे, और चौथा ऑप्शन 50 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कम से कम 15 से 20 सेकेंड का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन लगाते हैं। एक कार है जो ए से बी तक जाने में उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और बी से ए तक लौटने में इसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। हम यहाँ मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में लगा समय क्या है, t1, और बी से ए तक आने में लगा समय t2। क्योंकि चाल अब ए से हम सबसे पहले निकालेंगे, जब ए से कार बी तक जाती है, तो जब कार ए से बी जाती है तो उसके द्वारा चाल क्या है, जब कार ए से बी जाती है चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी मान लेते हैं, दूरी तो वही, चाहे ए से बी जाए चाहे बी से ए जाए, दूरी तो वही रहेगी। मान लेते हैं दूरी कितना है, एस है, और ए से बी जाने में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है t1। तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, s/20। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब जब कार बी से ए की तरफ जा रही है, तो बी से ए की जाने में चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा था, हमने यहाँ माना था t2। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी कितनी है, दूरी चाहे ए से बी जाए चाहे बी से जाए, दूरी वही एस यहाँ माने, तो हमको यहाँ भी एस दूरी मानना पड़ेगा, और समय कितना लग रहा है, t2। तो यहाँ से t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t2 इक्वल टू हो जाएगा s/30। इसको ऑप्शन सेकेंड मानते हैं इक्वेशन नंबर। अब यहाँ से औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ औसत चाल हमको निकालना है। कुल दूरी जब ए से बी जाता है तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, जब ए से बी जाएगा तो एस दूरी होगी, और जब बी से ए आएगा तो भी कितनी दूरी हो जाएगी, एस। तो ये हो जाएगी कुल दूरी। अब कुल समय लग रहा है, ए से बी जाने में समय लग रहा है t1, प्लस बी से ए आने में समय लग रहा है t2। तो दूरी तो एस प्लस एस कितना हो जाएगी, 2s, और t1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे, और t2 का मान समीकरण 2 से। तो t1 इक्वल टू कितना है, s/20, प्लस t2 इक्वल टू कितना है, s/30। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे, तो इसका ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए दोस्तों 2s अपॉन इन दोनों के एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा, इसे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा 3s, और यहाँ 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 2s। अभी 60 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 2s इंटू 60 अपॉन ये दोनों कितना हो जाएगा, 5s। तो यस से यस कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करने कितना आएगा, 12। अब 12 से 2 मल्टीप्लाई करने के आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ औसत चाल हमारी दोस्तों कितनी आएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोस्तों ये देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण vt है तो इसके द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी।
चलिए दोस्तों हम ये देखते हैं, अब ये कुछ इस क्वेश्चन लगाने करते हैं। गति का दूसरा समीकरण है दोस्तों, दूरी निकालने का होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी भी पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है। दूरी हमको देखो दोस्तों निकालना है, प्रारंभिक वेग u दिया है, समय क्या कह रहा है, समय t सेकेंड में चली गई दूरी, समय भी कितना दिया है t दिया है, प्लस 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि त्वरण bt है। तो अब यहाँ त्वरण a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह हम रखेंगे b इंटू बी टी। तो यहाँ a की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, a की जगह रखेंगे b t इंटू टी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। तो h इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ यहाँ b, और यहाँ t और t कितना हो जाएगा t क्यूब। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यू टी प्लस हाफ बी टी क्यूब, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो कण एक समान वेग से प्रक्षेपित किए जाते हैं, यदि उनके प्रक्षेपण कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं तथा 60 डिग्री हैं तो उनके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा एच मैक्स, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पर दो कण हैं, एक कण मान लेते हैं कि a है, दूसरा कण क्या है b है। ये मान लेते हैं h1 दूरी हाइट तय करेगा, ये h2 हाइट तय करेगा। तो इन दोनों को हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों को रेशियो पूछ रहा है। तो h1 अपान जब हम h2 करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, एक समान वेग से प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों का इसका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन की जगह थीटा की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि देखती है पहला कोण कितना दिया है 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, पहला कोण हो जाएगा 30 डिग्री। और अपॉन में क्या 2g तो दोनों चालों के लिए समान होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन में कि दोनों का प्रारंभिक वेग क्या है, दोनों कण एक समान वेग से, तो यहाँ इसका भी ये प्रारंभिक वेग दोनों समान, इसीलिए यू स्क्वायर मानेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री, दूसरे वाले के लिए कितना कोण दिया है 60 डिग्री, अपॉन जी तो दोस्तों दोनों के लिए सेम होगा, तो जी हो गया। अब 2g से 2g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ अब क्या बचा दोस्तों, साइन 30 अपॉन साइन 60 का होल स्क्वायर बचा। तो दोस्तों साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, इन दोनों, अब इसका होल स्क्वायर 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब 1/√3 आया, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर हो गया आंसर कितना आएगा 1:3। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है बी वाला 1:3। ठीक, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक घूमती हुई चकती पर खड़ा है, अपने हाथों को फैलाता है तो चकती का कोणीय वेग क्या होगा। दोस्तों आपके पास 5 सेकेंड का समय है, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला ऑप्शन है कम होगा, दूसरा ऑप्शन है वही रहेगा, सी ऑप्शन है बढ़ जाएगा, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके पास 5 सेकेंड टाइम है, आप जरूर कमेंट करें इस क्वेश्चन को। चलिए इस आंसर को बढ़ते हैं, इसका सही आंसर होगा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो कारें जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 है, R1 एवं R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथों पर चक्कर लगा रहे हैं, यदि उनके चक्कर लगाने का समय समान हो तो उनके कोणीय वेगों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि कोणीय वेग इक्वल टू होता है 2π/t, 2π/t इक्वल टू t होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कण है उनका चक्कर लगाने केवल समय पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जब दोनों कणों को जब दोनों कणों को समान समय लग रहा है यहाँ पर चक्कर लगाने में, तो उनके द्वारा उनके वेगों का अनुपात क्या होगा 1:1, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, 2π/t होता है यहाँ, तो ना यम है और ना ही त्रिज्या r है, ना द्रव्यमान है ना त्रिज्या r है, यहाँ पर केवल डिपेंड करता है टाइम पर। तो जब दोनों का टाइम समान है तो उनके कोणीय वेगों का अनुपात 1:1 होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिखाए गए उपग्रह की महत्तम घूर्णन ऊर्जा किस बिंदु पर होगी। दोस्तों आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र केपलर के नियम के अनुसार है। केपलर के नियम के अनुसार जिस बिंदु पर
सूर्य जिस बिंदु के सबसे पास रहेगा उसी बिंदु पर उसकी घूर्णन ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी। तो यहाँ सूर्य ए बिंदु के सबसे पास है, इसलिए बिंदु ए पर उसकी घूर्णन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, एक प्रेशर कुकर में भोजन पकने का समय कम हो जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है ऊष्मा प्रेशर कुकर में एक समान रूप से वितरित होती है। ऑप्शन नंबर बी, कुकर के अंदर का उच्च दाब भोजन के कणों को तोड़ देता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर बढ़ने से जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर बढ़ने से जल का क्वथनांक अधिक हो जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है डी। अब हम आपको यह समझाएंगे इसका सही आंसर डी क्यों है। आप जानते हैं दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर बहुत अधिक प्रेशर होने के कारण जल का क्वथनांक अधिक हो जाता है, इसी कारण से भोजन जल्दी पक जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक गोला, एक घन तथा एक चक्ति जो एक ही धातु के बने हैं और इन सभी का द्रव्यमान समान है। 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं। इनमें से कौन जल्दी ठंडा होगा? पहला ऑप्शन गोला, बी घन, सी चक्ति, डी समान समय लगेगा। दोस्तों गोला तो आप जानते ही हैं, गेंद के आकार जो 3D फिगर होता है। घन भी 3D फिगर होता है। चक्ति दोस्तों जो आपके घर में प्लेट होती है, प्लेट के आकार होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चक्ति, क्योंकि आप प्लेट को गर्म कर लीजिए और किसी गोले का आकार का कोई बर्तन लीजिए और कोई घन आकार का बर्तन लीजिए, तो इसमें सबसे जल्दी ठंडा कौन होगा? चक्ति ठंडा। सही आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैंप की बाती में तेल चढ़ने का कारण है। पहला तेल का विसरण, बी केशिकत्व, सी उत्प्लावन बल, डी गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केशिकत्व। केशिकत्व के कारण ही लैंप की बाती में तेल चढ़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो लोलक की आवृत्तियों का अनुपात 2:3 है। उनकी लंबाइयों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए √2/3, ऑप्शन नंबर बी √3/2, ऑप्शन नंबर सी 4/9, ऑप्शन नंबर डी 9/4। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर इसका जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो हम क्वेश्चन ये बताने जा रहे हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g और t इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 2π√L/g। दोस्तों यहाँ f क्या है? आवृत्ति है, अब यहाँ l क्या है? लंबाई है। तो दोस्तों यहाँ हमको क्या चाहिए? हमको आवृत्ति दिया है, लंबाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसको पलट दीजिए तो f हो जाएगा f इक्वल टू 1/2π√g/L। ये हो जाएगा दोस्तों। तो f क्या है दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो f स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2π का होल स्क्वायर इंटू g/L। तो f स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है दोस्तों? 1/L। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/f स्क्वायर। दोस्तों हो जाएगा L1/L2 इक्वल टू F2/F1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों अनुपात कितना दिया है। अनुपात दिया है 2:3। तो F2 ये 3 क्या है? F2 है और ये F1 है। तो दोस्तों F2 कितना है? 3 और F1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा आंसर? 9/4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिस तरंग में माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वह तरंग होती हैं। दोस्तों हम आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं। इसका आंसर शायद आप जानते होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कैसे होती हैं? जब माध्यम के कण कैसे उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे? जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करने से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर भी जब माध्यम के कण संचरण दिशा के लंबवत कंपन करेंगे तो वो तरंग होगी अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 15, एक अज्ञात स्रोत x एक 250 हर्ट्ज वाले स्रोत के साथ 8 विस्पंद तथा 270 हर्ट्ज वाले स्रोत के साथ 12 विस्पंद उत्पन्न करता है। स्रोत x की आवृत्ति होगी।
चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं एक स्रोत ये एक्स है जो 250 हर्ट्ज वाले स्रोत के साथ कितने विस्पंद उत्पन्न करता है 8, और 270 हर्ट्ज वाले स्रोत के साथ कितने विस्पंद उत्पन्न करते हैं 12। तो दोस्तों चाहे 258 में 8, 250 में 8 जोड़िए, चाहे 270 में 58 घटाइए, आंसर कितना आएगा इसका 258। यही इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स किरणें उत्पन्न होती है जब एनोड किरणें किसी उच्च गलनांक वाली भारी धातु से टकराती हैं। ऑप्शन नंबर बी, एनोड किरणें किसी निम्न गलनांक वाली हल्की धातु से टकराती हैं। ऑप्शन नंबर सी, कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक वाली हल्की धातु से टकराती हैं। ऑप्शन नंबर डी, कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक वाली भारी धातु से टकराती हैं। दोस्तों आपने कक्षा क्लास 12 में इसको पढ़ा होगा। इसका सही आंसर होगा जब कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक वाली भारी धातु से टकराएंगे तभी एक्स किरणें उत्पन्न होंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के मध्य कब अधिकतम आकर्षण बल होगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आकर्षण बल कब होगा, जब एक आवेश माइनस होगा दूसरा आवेश प्लस होगा। जब दोनों प्लस होंगे तो आकर्षण बल नहीं होगा बल्कि प्रतिकर्षण बल होगा, या दोनों माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षण बल होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में। ऑप्शन नंबर बी, पहला आवेश प्लस में, दूसरा भी प्लस में। ये इसमें तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षण होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में भी दोनों आवेश क्या है माइनस माइनस, ये भी प्रतिकर्षण होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी दोनों माइनस है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संधारित्र का न्यूनतम एवं महत्तम मान 3 माइक्रोफैराड एवं 16 माइक्रोफैराड दो संधारित्र होंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि संधारित्र का जो समांतर क्रम सी पैरेलल होता है C1 + C2, यही होता है मैक्स किसी संधारित्र का मैक्सिमम मान। और सी जो सीरीज में होता है C1, दो संधारित्र C1 C2 अपन C1 + C2 होता है। तो चलिए हम इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे तो 12 और 4 कितना होगा दोस्तों 16। इसमें हमको तो अधिकतम मान 16 प्राप्त हो रहा है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि महत्तम मान मतलब न्यूनतम मान 3 हमको प्राप्त होता है कि नहीं। तो सी सीरीज में कितना होता है C1 × C2 अपन C1 + C2। तो C1 कितना दिया है, C1 हम ऑप्शन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं तो 12 × क्या सॉल्व करेंगे 4 अपन 12 + 4। ठीक, तो 12 चौकी कितना होता है दोस्तों 48, और 12 4 16, कट करेंगे आंसर कितना आएगा 3। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 19, एक तार का प्रतिरोध R है, त्रिज्या स्मॉल r है, इसे इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या r/2 हो जाती है, नया प्रतिरोध होगा। दोस्तों हम ये जानते हैं कि फार्मूला होता है कि r डिपेंड करता है लेंथ पर। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर L/A अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा। तो R = होता है इसको R1/R2 = होता है L1/L2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में अगर त्रिज्या के पद में लिखना हो तो हमको होता है R2/R1 का पावर 4। यहाँ हमको त्रिज्या के पद में आंसर निकालना है तो हो जाएगा R1/R2 = R2/R1 की पावर 4। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं कि बाद में त्रिज्या कितनी हो गई R/2 और पहले त्रिज्या कितनी थी R थी, तो इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्तों कैंसिल। अब ये R1/R2 = हो जाएगा 1/2 की पावर यहाँ 4 था, ऊपर 4 यहाँ 4, तो 4 हो गया यहाँ पर। अब इसका R1/R2 = हो जाएगा 1/16। अब पहले प्रतिरोध कितना था दोस्तों, पहले प्रतिरोध R था, तो इसकी 1 हटा देते हैं हम यहाँ पर, केवल क्या रहेगा R रहेगा। तो R2 = कितना हो जाएगा 16R। तो इसमें यहाँ पर R2 का इसमें सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। एक फ्यूज तार होता है ऑप्शन नंबर ए अल्प प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर सी उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, डी उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। दोस्तों इसमें फ्यूज तार का प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए, लेकिन उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, जिससे वो निम्न अधिक ताप मतलब ज़्यादा ताप पाए तो वो जल्दी से गल जाती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए लेकिन वो निम्न गलनांक में जल्दी वो गल जाए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए दोस्तों हमारे अगले वीडियो तक का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।